नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनो एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आज एक टॉपिक पढ़ाया था, भारत का भौतिक विभाजन, और उसमें हमने पढ़ा था हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, वो आपका मेंस और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए था और साथ ही मैंने कहा था कि प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी की मैं अलग से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो किसी का भी हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, चाहे अन्य एग्जाम कोई से भी हो, उन सभी के लिए है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो जानेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं और मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी ही है दोस्तों। तो करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी केवल परोक्ष वैज्ञानिक प्रमाण, जैसे कि इसके आंतरिक भाग की तापीय एवं दाबीय दशा, उसके विभिन्न परतों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगे और ज्वालामुखी उद्गार एवं उल्काओं से मिले प्रमाण के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इनसे हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना किस प्रकार की है। और इनमें से दोस्तों, भूकंपीय तरंगे आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, भूकंपीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और सबसे लास्ट होती हैं एल तरंगे। और इन्हें समझेंगे हम एक एक करके, कौन कौन सी तरंगे हैं, पी, एस और एल। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ भी ली होंगी, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे इन तीनों तरंगों के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों एक एक करके पी तरंगे, एस और एल के बारे में। तो पी तरंगे क्या है, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम है पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स या प्रेशर वेव्स। और एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स, यानी कि द्वितीयक, तो इनका नाम है एस वेव्स। और एल तरंगे ये सरफेस वेव्स हैं, इन्हें पृष्ठीय या सतही तरंग कहते हैं। तो इन्हें देखते हैं। तो इनमें हमने एक चार्ट बना लेते हैं, तो हम देखेंगे तीनों का कंपैरिजन गति या चाल के द्वारा, आवृत्ति, संचरण का माध्यम, यानी कि कौन सी तरंगें कौन कौन से माध्यम में चल सकती हैं, इनकी प्रकृति देखेंगे, इनकी सादृश्यता यानी कि सिमिलरिटी देखेंगे, तीव्रता, और सबसे लास्ट में आयाम या विस्तार। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के पेपर में ये आया है कि संचरण का माध्यम कौन सी तरंगें कौन से माध्यम में चलती हैं, तीव्रता सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक जगह ही बना दिया है। तो गति सबसे ज़्यादा होती है पी तरंगों की, और एस तरंगों की गति होती है पी तरंगों से कम, और एल तरंगी सबसे कम। और आवृत्ति दोस्तों सर्वाधिक होती है पी तरंगों की, और एस तरंगों की मध्यम, और एल तरंगों की सबसे कम। और संचरण के माध्यम में पी तरंगे तीनों में चल सकती हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में, और एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं। और जो एल तरंगे हैं दोस्तों, ये धरातल के समीप ही चलती हैं। अब देखते हैं तरंगों की प्रकृति। पी तरंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य मतलब जो कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। और एस तरंगों की होती है प्रकृति अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत, यानी कि जो कणों का कंपन होगा उसमें तरंग की दिशा अगर जा रही है ऐसे, तो उसके लंबवत होगा। और एल तरंगों का होता है दोनों प्रकार का, यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही। और सादृश्यता देखते हैं, पी तरंगों की होती है ध्वनि तरंगों के समान, और एस तरंगों की प्रकाश तरंगों के समान, और एल तरंगों की जल तरंग के समान। दोस्तों, अब देखते हैं तीव्रता किसकी सबसे ज़्यादा सबसे कम होती है। तो तीव्रता पी तरंग की सबसे कम,
एस तरंग की पी की अपेक्षा अधिक और एल तरंग की सबसे अधिक। और आयाम या विस्तार पी तरंगों का सबसे कम होता है, एस तरंगों का मध्यम और एल तरंगों का सर्वाधिक, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। दोस्तों, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो? क्रस्ट, मेंटल और कोर। पहले पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। दोस्तों, क्रस्ट यानी कि भूप्रपटी। भूप्रपटी में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक एवं सिलिकॉन का नंबर होता है दूसरे स्थान पर। और महाद्वीपीय भूप्रपटी के अंतर्गत हम महाद्वीपीय मगन तट को भी शामिल करते हैं। और भूप्रपटी पर पी, एस और एल तीनों भूकंपित तरंगों का प्रभाव महसूस होता है। ये सारे के सारे आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं और साथ में हम इन्हें लॉन्ग में भी पढ़ रहे हैं। और क्रस्ट में, क्रस्ट क्या होता है? यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है और इसकी औसत मोटाई है 33 किलोमीटर। और भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग है, यानी कि महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई है लगभग 48 किलोमीटर और महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई होती है 5 किलोमीटर। दोस्तों, और क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट चट्टानों से, जबकि महासागरीय भाग बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो इसमें सारे के सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं कि सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की, और इसमें तीनों तरंगे काम करती हैं, पी, एस और एल। और यह पृथ्वी का सबसे भारी भाग है और औसत मोटाई है इसकी 33 किलोमीटर। और महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है और महासागरीय भाग बेसाल्ट चट्टानों से। और दोस्तों, कोनार्ड असंबद्धता भूप्रपटी को 2 भागों में बांटता है। और जो ऊपरी सतह होती है मुख्यतः महाद्वीपीय भागों द्वारा निर्मित तथा असतत है और इसका जो एवरेज डेंसिटी है वह 2.65 है। और निचली सतह सतत यानी कि कंटिन्यूअस है, जो महाद्वीपों के नीचे महासागरीय तल पर पाई जाती है। दोस्तों, और इसकी एवरेज डेंसिटी यानी घनत्व है 3। अतः महाद्वीपीय पटल की संरचना, बनावट तथा उत्पत्ति महासागरीय पटल से भिन्न है। और क्रस्ट की ये दोनों परतें क्रमशः सियाल एवं सीमा से निर्मित है। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, सियाल और सीमा। अब आते हैं हम मेंटल पर। क्रस्ट के नीचे जो मध्यवर्ती परत होती है उसे मेंटल कहते हैं और इससे जो संबंधित जो असंबद्धता है वो मोहो है। और यह मोहो असंबद्धता द्वारा क्रस्ट से अलग होती है। इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी असंबद्धता से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंटल से संबंधित है मोहो और क्रस्ट से कोनार्ड। इसकी मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर और यह ठोस है। इसमें पी एवं एस दोनों प्रकार की तरंगों का तीव्र गति से पारगमन होता है, क्योंकि जब हमने पीछे कंपैरिजन पढ़ा था तो उसमें जो एल तरंगें होती हैं वो केवल धरातल पर चलती हैं, तो इसलिए वो केवल क्रस्ट पे होंगी। तो बची कौन सी? मेंटल, और मेंटल में होंगी पी एवं एस। यह अधिक घनत्व वाली कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है और मेंटल के रासायनिक संगठन में भिन्नता है और इसलिए इसे मध्य मंडल और दुर्बल मंडल में विभाजित कर सकते हैं। दुर्बल मंडल का निचला भाग भी मध्य मंडल की तरह ठोस है दोस्तों, किंतु दुर्बल मंडल का ऊपरी भाग अर्धतरल या आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है और इस मंडल में भूकंपीय तरंगों का वेग कम हो जाता है, जिसे निम्न वेग प्रदेश कहते हैं। अब आता है सबसे बाद में कोर। दोस्तों, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। तो यह गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा मेंटल से अलग होती है और यहाँ पर दोस्तों एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगों के वेग में भी कमी आ जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोर की बाहरी सीमा तरल अवस्था में है। तो हमें ये जानकारी कैसे मिली है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था
कि जो पी तरंगें होती हैं वो ठोस, तरल और गैस माध्यम में चलती हैं, और जो एस तरंगें होती हैं वो केवल ठोस में। और दोस्तों इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, और इनके बीच में जो असंगति होती है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो कौन कौन सी आपकी असंबद्धता हो गई? कोनार्ड, मोहो, गुटेनबर्ग और लेहमन। गुटेनबर्ग और लेहमन दोनों कोर में है। सबसे पहले आती है कोर में गुटेनबर्ग, यह मेंटल से अलग करती है कोर को, और जो लेहमन है वो बाहरी कोर को आंतरिक कोर से करती है। और मेंटल में मेंटल में क्या होती है? मोह असंबद्धता, और यह क्रस्ट से अलग होती है। और जो कोनार्ड असंबद्धता है वह भूपर्पटी को दो भाग में बांटती है। कौन कौन सी? ऊपरी और निचली। तो ये हमारा तीनों के तीनों हो गए हैं, और मैंने आपको ये डायग्राम के द्वारा स्क्रीनशॉट लेकर यानी कि फ़ोटो खींचकर डाल दिया है, आप इससे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं चट्टानों के प्रकार, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि ये चट्टानें कौन सी हैं। यानी कि आपको दे दिया कि ग्रेनाइट, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आग्नेय चट्टान है या अवसादी है या फिर रूपांतरित, या फिर 3-4 चट्टानें दे देगा, उसमें से बूझ लेगा कि इनमें से आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है। तो पढ़ेंगे हम एक एक करके चट्टानों के बारे में। तो टॉपिक है हमारा चट्टानों के प्रकार। तो दोस्तों चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टान जिन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और सबसे लास्ट में रूपांतरित जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आग्नेय चट्टान के बारे से पढ़ते हैं। इन चट्टानों की उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडा होने से हुई है, जिससे ये चट्टानें रवेदार होती हैं, और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के ठंडा होने एवं जमने में अधिक समय लगने में इनमें अशुद्धियों का समावेश हो जाता है, जिसके कारण इनके रवे बड़े होते हैं। क्योंकि अग्नि चट्टानें जो होती हैं आग्नेय वो दो प्रकार की हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, और इन्हीं में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। अंतर्वेदी चट्टानें जो होती हैं आग्नेय वो लेड से ठंडा होती हैं, और जो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके शीतलीकरण एवं ठोस होने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसीलिए इनके जो रवे होते हैं वो बारीक होते हैं। और इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। उसमें प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। ये सबसे प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं दोस्तों। कौन कौन सी? ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। उसके बाद है अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों में व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं, और इनका निर्माण अपरदन के कारकों तथा नदियों आदि के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों के जमाव एवं इनके लंबे समय से संगठित होने के परिणाम स्वरूप होता है। दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें धात्विक खनिज इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि नीचे से जो मैग्मा निकलता है धरती के नीचे से, उनमें से हमें धात्विक एवं अधात्विक खनिजों की प्रधानता होने के कारण मिलती है। अब आते हैं अपने अवसादी चट्टानों पर ही। इन चट्टानों में जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं जीवाश्म से, तो आप देख लेना। और इन चट्टानों में धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है, और खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। और इनमें इनके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोयला इत्यादि। और ये चट्टानें रवेदार, छिद्रयुक्त, दरार आदि लक्षणों से युक्त होती हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में चट्टानें हैं रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं? अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण विघटन की अनुपस्थिति में चट्टानों की भौतिक एवं रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और रूपांतरण से क्या क्या हो जाता है? चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग तथा खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन दर्ज होता है, क्योंकि उसमें ताप भी है और दबाव भी है, तो इसलिए उनकी जो घनत्व है, कठोरता है, बनावट इत्यादियों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं
कि मूल चट्टानों से यानी कि आग्नेय अवसादी से रूपांतरित होने वाली चट्टानों के नाम क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो। और ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होकर हो जाती हैं नाइस, और बेसाल्ट हो जाता है एम्फीबोलाइट और ग्रीन स्टोन, और गैब्रो जो आग्नेय चट्टानें हैं वो रूपांतरित चट्टानें होकर हो जाती है सरपेंटाइन। और वहीं जो अवसादी चट्टानें हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सैल, वो रूपांतरित होकर बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में, और कोयला ग्रेफाइट में, और सैल स्लेट में। और स्वयं रूपांतरित चट्टानें जो स्लेट है वो सैल स्लेट में बदल जाता है, और स्लेट दोबारा से बदलकर रूपांतरित होकर फाइलाइट में बदल जाता है दोस्तों। तो अब देखते हैं थोड़ा सा और कुछ फैक्ट पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। इनका प्रतिशत हम शुरू के 3-4 देख लेते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है प्रतिशत में 46.8%, सिलिकॉन की 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13% और लोहा 5%। ये हैं पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व। और वहीं हम पढ़ेंगे समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, यानी कि एग्जामिनर आपको दे देगा क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व और साथ में क्वेश्चन है समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत होती है। तो अगर समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व पूछे तो उसमें लोहे की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा 35.5%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4 और बाकी के बाद में जैसे कि गंधक यानी कि सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम वो भिन्न भिन्न मात्राओं में पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है, जिसमें हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा था, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। इन तीनों में जो हमने डिफरेंस बताया था वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जो असंबद्धता वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोनार्ड, मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमैन। और उसके पश्चात चट्टानों के प्रकार में जो एक एक पॉइंट बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जो आज का जो टॉपिक बताया है वो आपके जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे महाद्वीपों तथा महासागरों के संचरण संबंधी सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, और समुद्र नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे भूसंचलन, जिसमें आपके बल और भ्रंश, जो कि और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।